हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स हैं। आपका एक बार फिर हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है हरा बैग और वो अनजाना। अरे आ गई हमारी बिट्टो, शादी वाले हमारे इस घर में असली रौनक अब आई है, जब घर की बिटिया अपने घर वाले के साथ विराजी है। अरे बड़ी बहू, जरा जल्दी से आरती की थाली लाकर कुंवर साहब और बिटिया की आरती तो उतारो। कमला देवी ने घर के प्रवेश द्वार पर अपनी दिल्ली से आई बेटी कलावती को खुशी से गले लगाते हुए कहा। शादी जैसे उत्सव पर घर आए मेहमानों की परंपरा के अनुसार पहले से सजा कर रखी आरती की थाली लेकर कमला देवी की बड़ी बहू घर की बेटी दामाद की मुस्कुराते हुए आरती उतारने लगी। अरे जीजी, आप बच्चों को साथ नहीं लाई? उनको भी साथ लाती तो बहुत अच्छा रहता। कमला देवी की छोटी बहू अपनी ननद कलावती के पैर छूते हुए बोली। नहीं नहीं, उनकी परीक्षा कुछ ही दिन बाद है, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ही आ गए हैं, इतना ही बहुत है। अब हमारे कोई खेत खलिहान मकान दुकान जैसी कोई जायदाद तो है नहीं। नौकरी करके जो पगार मिलती है उसी से काम चलाना पड़ता है। आजकल नौकरी मिलने में, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने में गला काट प्रतियोगिता है। ऐसे में आगे आने के लिए बच्चों को रात दिन मेहनत करके पढ़ना होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ के बच्चों की तरह मटरगश्ती तो नहीं कर सकते ना। यहाँ के बच्चों को बाप दादा की अच्छी खासी जायदाद, उनसे मौज मस्ती करवा रहे हैं तो करवाएं। सब बच्चे तो इतने भाग्यशाली नहीं होते ना। कला ने मुंह पिचकाते हुए ताना देते हुए ये कहा। इतना सब सुनकर प्रश्न करने वाली छोटी भाभी परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर काहे जिज्जी के बच्चों के बारे में पूछ लिया कि इतना बड़ा भाषण सुनने को मिल गया। कला और उसके पति भूरेलाल का सामान अम्मा यानी कमला देवी के कमरे में रखवाया गया। पहले से वहां पहुंचे हुए मेहमानों से जब कला और भूरेलाल की दुआ सलाम और कुशल मंगल जब हो गई तो बड़े प्यार से अम्मा बोली, चलो अब तुम लोग भी थोड़ा नहा धो लो, कुछ खा पी लो, आराम कर लो। रात भर के ट्रेन के सफ़र करते करते तुम लोग थक गए होगे। अम्मा के कमरे में रखे अपने सूटकेस से कला ने अपने पति भूरेलाल के लिए कपड़े निकाल कर दे दिए। कपड़े और तौलिया लेकर भूरेलाल तो नहाने चल दिए। कला अपने भी कपड़े निकालने लगी तो चाय का मग लेकर अम्मा कमरे में आ गई। लो बिट्टो, अपनी पसंद की एकदम कड़क चाय पियो। कला ने चाय का एक घूंट पीकर पूरा सा मुंह बनाया और फट पड़ी। ये चाय किसने बनाई है? एकदम फीकी, शक्कर कितनी कम डाली है। इस घर में तो किसी को ढंग से चाय तक नहीं बनानी आती। और तो अम्मा, तुम्हें क्या सूझी थी ये सब अपने घर में नाटक करवाने की? हम 3 भाई बहन की शादियों से तुम्हारा मन नहीं भरा था कि मेरे मामा के लड़के की शादी के लिए अपना मकान दे दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतनी दिलदारी दिखाने चल दी। तुम्हारे जैसा भोला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? कला अपनी माँ को चाय पीते पीते डांटने सी लगी। आज तो कलावती ने घर में पैर रखते ही सब लोगों पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। कला के इस अजीब स्वभाव का कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने मायके और ससुराल दोनों ओर की एकमात्र महिला थी जो कॉलेज गई थी और ग्रेजुएट थी। उसके दोनों भाई लोग तो आलू बटा ढम बाप पड़े ना हम वाला हिसाब किताब पर थे। पर कला के ग्रेजुएट होने के बावजूद शास्त्रों में लिखी इस प्रसिद्ध सूक्ति का कुछ उल्टा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा था कि विद्या तदाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वावत धनमाप्रोति धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और सुख प्राप्त होता है। उपरोक्त सूक्ति अति उत्तम और अनुकरणीय है, परंतु प्राय यह देखा गया है कि विद्या प्राप्ति के पश्चात विवेक के अभाव में विनय के स्थान पर अहंकार और उससे अविनय की उत्पत्ति होती है, और इस अविनय से किसी का भी कोई लाभ नहीं होता है। कला के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे अपने पढ़े लिखे होने का तथा दिल्ली में रहने का कुछ घमंड सा हो चला था। कला कभी भी किसी नाते रिश्तेदारों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। कमला को कभी कभी लगता था कि उनकी पढ़ी लिखी बुट्टो का स्वभाव कुछ जरा ज़्यादा ही उग्र था,
पर कला ने अच्छे से अपनी माँ को समझा दिया था कि आजकल सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, कुछ दबंगई ज़रूरी है, वरना ये दुनिया हमको जीने नहीं देगी। उसको ये भी लगता था कि कला सही ही होगी, क्योंकि आखिर वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ दिल्ली जैसे शहर में भी रहती है और उसने दुनिया देखी है, उसे जानकारी ज़्यादा है। क्योंकि एक बार जब 15 साल पहले वो अपने पति के साथ दिल्ली गई थीं, तो उन्हें लग गया था कि वो लोग दिल्ली जैसे शहर में कतई रहने के लायक नहीं हैं। कैसे फर्र फर्र मोटर गाड़ी सड़क पर दौड़ती थी, वो तो अपने आप सड़क पार ही नहीं कर सकती थी। वो तो उनकी बिट्टो ही हाथ पकड़ पकड़ के सड़क पार करवाती थी। उन्हें लगता था कि कला की सहायता के बिना पूरा दिन ही बीत जाएगा, पर उनका सड़क पार करना ना हो पाएगा। दिल्ली में कला ने उनको बहुत से दर्शनीय स्थलों के साथ एक गोल गोल सा बहुत सुंदर बड़ा सारा भवन दिखवाया था और कहा था कि ये देश का संसद भवन है, यहाँ ही नियम कानून बनते हैं जिसका पालन हर देशवासी को करना पड़ता है। ये जानकारी मिलते ही उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा था कि उनकी बिट्टो ऐसे शहर में कदम से कदम मिलाकर बराबरी से रहती है जहाँ से पूरे देश का राजकाज चलता है। तभी तो वो इतनी बुद्धिमान है, उसे ही दुनियादारी आती है। हम छोटे शहर वाले क्या जाने कि कब कैसे क्या करना चाहिए और किस विषय पे क्या सोच रखनी चाहिए। कभी कभी तो उन्हें अपनी बिटिया पर नाज भी होता था। कमला का ऐसा मानना था कि किसी भी घर में ढोलक जैसा वाद्य बजना बड़े ही भाग्य की निशानी होती है, क्योंकि जब किसी परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और खुशहाली का माहौल होता है, तभी ही मंगल कार्य भी संपन्न होते हैं और बजते हुए ढोलक की थाप ही बाहर आते जाते लोगों को घर के भीतर के लोगों की खुशियों की सूचना देती है। अतः जैसे ही उनके ममेरे भाई सत्यप्रकाश अपने बेटे का विवाह कमला के मकान से करने का प्रस्ताव लेकर आए, तो वे खुशी खुशी मान गईं। कमला ने सोचा, चलो इस बहाने सभी नाते रिश्तेदारों से भी मिलना होगा, मिष्ठान पकवान बनेगा, नाचना गाना होगा, कुछ हंसी ठिठोली होगी। आखिर जीवन भी एक रस जीवन से ऊब जाता है, कुछ बदलाव से वापस अपने में उमंग भर लेना चाहता है। कमला और उसके परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही चल रही थी। रोज की बस वही दिनचर्या, सुबह से शाम, फिर वापस शाम से सुबह, जैसे दिनों का काटना ही जीवन का पर्याय बन चुका था। इसीलिए इस बेगानी शादी में घर के सभी अब्दुल्ला लोग जोर शोर से दीवाने हो चले थे। पर कमला देवी अगर अपने मन की यही सारी बात अपनी बिट्टो को बता देती, तो उनको डर था कि वो और ज़्यादा गुस्सा होकर फिर से एक डांट लगा देती। अतः उन्होंने कमलावती को कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करी। थोड़ी नम्रता दिखाते हुए और थोड़ी सफाई देते हुए कहा, वो सत्यप्रकाश तुम्हारा ममेरा मामा और उसकी बीवी बहुत विनती चिरोरी कर रहे थे कि जिज्जी हमारा घर बहुत ही छोटा है, बस 3-4 दिन की तो बात है, आप अपने घर से हमारे बेटे की बारात निकलने दो। बारात वापस आते ही उसी दिन शाम को हम घर खाली कर देंगे। इसके बदले उन लोगों ने हमारे घर का महीने भर का राशन भरा है, पूरे मकान की टूटी दीवारों की मरम्मत कराई है और पुताई भी करवाई है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? वरना तो तुम तो जानती हो, तुम्हारे दोनों भाइयों को इस पुश्तैनी घर को साफ सुथरा और सुंदर रखने का ना तो कोई शौक है, ना ही कुवत। तुम्हारे बाबूजी जब जीवित थे तो हर दिवाली को अपने हाथ से खुद ही पूरे मकान का रंग रोगन करते थे। कहते थे आखिर बाप दादा ने इतने शौक से इस मकान को बनवाया है। और कमला देवी भावुक होकर अपनी आंखें पूछने लगीं, अरे हाँ, अभी तक कला ने देखा ही नहीं था कि घर की दीवारें, जिनका देखरेख के अभाव में जगह जगह से पलस्तर झड़ चुका था, अब एक नई आभा लिए चमक रही थी। ठीक ही कहा गया है कि अगर मन में कुछ और ही चल रहा हो तो आंखें देख कर भी नहीं देखती हैं। यूं तो कमला देवी अपने रिश्तेदारों और परिचितों में बड़े ही भले दिल की महिला एवं दया ममता की देवी के रूप में जानी जाती थीं, पर वो अपने सारे निर्णय नफा नुकसान समझ कर ही लेती थीं। उसी दिन शाम को घर के आंगन में ढोलक बजने लगी। ईश वंदना के तुरंत बाद बन्ना बन्नी वाले गीत जो विवाह के सुअवसर पर गाए जाते हैं, ऊंची आवाज में जोर से भरी हुई महिलाएं गाने लगीं। अति उत्साहित कमला देवी नए नए गीत गाने के लिए महिलाओं को याद दिलाने लगीं और उकसाने लगीं। जब संगीत की महफिल अच्छे से जम गई तो अति उत्साहित कमला देवी उठकर मगन होकर नाचने लगीं। उनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी मनोहर नृत्य करने लगीं। अच्छा रंग जम गया था।
जो नाच गा नहीं रही थीं वो झूम झूम कर तालियां बजा बजा कर उस संगीत की महफिल में अपना योगदान दे रही थीं। कला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बार बार उसको नाचने को कहा गया पर कला ने हर बार मना कर दिया। वो तो आई हुई सभी महिलाओं ने जो जेवर पहन रखे थे उनकी बनावट और सोने की गुणवत्ता ही देखने और परखने में लगी थी कि इन लोगों के जेवरों के आगे अम्मा के जेवरों का कलेक्शन तो बहुत ही सुंदर है। और तो और अम्मा के जेवरों की डिज़ाइन कितनी सुंदर है, सोना कितना खरा और उम्दा है, अभी तक ऐसा चमकता है जैसे कल ही सुनार की दुकान से लेकर आए हों। ऐसा सोना आजकल मिलता कहाँ है। कला इन्हीं विचारों में इतना खोई रही कि कब संगीत समाप्त हो गया और कब चाय नाश्ता करके अपनी अपनी चप्पल पहनकर महिलाएं कब विदा हो गईं, कला को पता ही नहीं चला। ममेरे मामा जी बड़े दिलदार और खाने पीने के शौकीन थे। शादी के एक दिन पहले ही उन्होंने उस इलाके के सबसे मशहूर हलवाई को घर पे ही लगवा दिया था। हलवाई अपने साथ सामान और साथियों के साथ एक दिन पहले ही आकर अपना काम शुरू कर चुका था। पहले दिन से ही उसने अपनी पाक कला का अच्छा प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया था। महिला संगीत के उपरांत दिए जाने वाले नाश्ता बनाने के बाद उसने रात का खाना बड़े दिल लगाकर बनाया। रात्रि भोज में मठे वाले आलू, कादू की खट्टी मीठी सब्जी, कचौड़ी, रायता, बूंदी, पुलाव, पापड़ और तीखा खाना पसंद करने वालों के लिए उस जालिम हलवाई ने हरी मिर्च बेसन में लपेटकर तल दी। फिर क्या था, लोग ऐसा मगन होकर स्वाद ले लेकर खाने लगे कि आज के बाद इससे अच्छा स्वाद कभी मिलने वाला नहीं। सबके पेट इतने भर गए कि लगा कि अब 2 कदम भी चलना दूभर होगा कि ममेरे मामा जी ने एक और काम कर दिया। वो चिरौंजी की बर्फ़ी का डिब्बा ले आए और सबसे बर्फ़ी खाने हेतु मनुहार करने लगे। स्वाद से भरपूर चिरौंजी की बर्फ़ी बेहद महंगी होती है और सिर्फ लालपुरा की स्पेशलिटी मानी जाती थी। अब वो कोई कैसे छोड़ता। देखते ही देखते पूरा डब्बा खाली हो गया। पिछली रात का खाना इतना अधिक स्वाद से भरपूर था कि कला कुछ ज़्यादा ही खा गई थी। पिछली शाम को जब घर के पिछवाड़े जहाँ हलवाई खाना बना रहा था वहाँ से जो जोरदार महकें आ रही थीं कि सबका दिल मचल रहा था कि खाना कब परोसा जाए और कब हम जी भर के शुद्धा तृप्ति करें। लगभग यही हाल कला का भी था। उसने भी छक कर खाना खाया। देशी घी के मोयन वाली कचौड़ियाँ, उसमें उड़द दाल की भरावन जो हींग, सौंफ और अन्य मसालों से भरपूर थी। ये गरम गरम कचौड़ियाँ किसी को भी स्वाद की अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंचा देने का दमखम रखती थीं। कला जैसा ही हाल मिस्टर बी लाल का भी था। कला को अपना नाम कलावती और भूरे लाल का नाम बहुत ओल्ड फैशन सा लगता था, अतः उसने दिल्ली वासियों को अपना नाम कला और भूरे लाल को मिस्टर बी लाल के नाम से ही परिचय करवाया था। हाँ, तो मिस्टर बी लाल जो ससुराल आकर अभी तक नाक मुंह बना रहे थे, इस हलवाई के हाथ के बने भोजन का आनंद उठाते हुए अपना लालपुरा आना सार्थक मान रहे थे। अगले दिन जैसे ही सुबह कला सोकर उठी तो बड़ी भाभी ने उसकी पसंद की कड़क चाय बिस्तर पर ही दे दी। रात के गरिष्ठ भोजन और सुबह की गरम गरम चाय ने अपना प्रभाव दिखाया और कला को जोर का प्रेशर आया। वो तुरंत ही उठकर शौचालय की ओर लपकी। पूरे मकान में एक ही शौचालय था पर वो खाली कहाँ था। वहाँ तो पहले से जाने को तत्पर लोग इंतजार कर रहे थे। फिलहाल अभी अंदर खरगोन वाली मौसी जी विराजमान थीं। कला ने किसी तरह इंतजार किया। चल जा, जल्दी से अंदर जाके बैठ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, हो जाए तो बताना, मैं आके धुला दूंगी। पहले से लाइन में लगी रामपुर वाली मामी अपने बालक को बोल रही थी। इधर खरगोन वाली मौसी जैसे ही शौचालय से बाहर निकली और कला अंदर जाने को उठी कि पहले से लाइन में लगी रामपुर की छोटी वाली मामी अपने 4 साल के बेटे को पलक झपकते ही शौचालय के अंदर प्रवेश दिला दी। अब तो कला की हालत सिर्फ कला ही स्वयं समझ सकती थी। मिस्टर बी लाल जी वहीं आंगन में वहाँ का स्थानीय समाचार पत्र बैठकर पढ़ रहे थे, साथ ही नज़ारा भी देख रहे थे। कला की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उनका मुस्कुराना देखकर कला और चिढ़ गई, क्योंकि पुरुष वर्ग तो पहले ही नुक्कड़ वाले सुलभ शौचालय में तनाव मुक्त होकर आ गया था। चलो बच्चा है, जल्दी बाहर आ जाएगा, ये सोचकर कला ने अपने मन को ढांढस दिया।
हो गई, मैं आऊं? बच्चे की माँ ने पूछा। अभी नहीं, बच्चे ने अंदर से चिल्लाकर उत्तर दिया। फिर तो हर थोड़ी देर बाद माँ और बच्चे में यही पूछताछ का खेल होने लगा। इस तरह का बेतुका खेल देखकर कला का दिमागी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अम्मा ने आखिर मुझे यहाँ किस लिए बुलवाया है? इतने सारे मेहमान आ गए और शौचालय सिर्फ एक। मकान इतना बड़ा और शौचालय सिर्फ एक। भाई, मेरा दिल्ली वाला घर छोटा जरूर है, पर टॉयलेट दो दो हैं। इस बात की कितनी राहत है। कला तो अपने दिल्ली के जीवन की और भी गुणगान कर करके अपने मन को प्रसन्न कर सकती थी, पर उफ, ये प्रेशर कुछ और सोचने ही नहीं दे रहा था। जब कला से बिल्कुल ही नहीं रहा गया तो वो बोल ही उठी, बच्चे को बाहर निकालिए, औरों को भी जाना है। मामी ने मुंह बिचकाया और अंदर जाकर बच्चे की बाह पकड़ के बाहर लाते हुए कला को सुनाते हुए बोली, चल बेटा, बाहर नाली पे जाके बैठ जा, यहाँ तो लोगों को कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और कोई समय होता और कला को इस प्रेशर का प्रेशर नहीं होता तो इस औरत को सारे रिश्ते नाते भुलाकर वो सुनाती, ऐसा सुनाती कि उसको छठी का दूध याद आ जाता। पर अभी मुझे यहाँ का माहौल नहीं बिगाड़ना है। यहाँ मेरे आने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। यह सोचकर कला जल्दी से शौचालय में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। शाम को बारात थी, अतः सुबह पारंपरिक गीतों के साथ हल्दी की रस्म हुई। घर की बड़ी बूढ़ियां बड़ी दृढ़ता के साथ रस्म और रिवाज का पालन करवा रही थीं। वे भी ये जानती थीं कि ऐसे ही मौक़ों पर ही उनकी सुनी जाती है, वरना आजकल की नई पीढ़ी उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालने में पारंगत हो चली है। हल्दी की ढोलक के चुप होते ही अति उत्साहित महिलाएं और लड़कियां अपने आप को चमकाने में लग गईं। किसी ब्यूटी पार्लर वालियों को बुलाया गया था, वो जल्दी जल्दी सबके फेशियल करने लगी, मेहंदी लगाने लगी थीं। शाम को पहने जाने वाली साड़ियाँ, लहंगे, दुपट्टे और जेवर एक दूसरे को दिखाए जा रहे थे। लड़के भी पीछे नहीं थे, छत पर वो भी अपना फेशियल करवा रहे थे और बारात में नाचने के लिए डांस का अभ्यास कर रहे थे। चाय, मिठाई और नमकीन के दौर पे दौर चल रहे थे। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। अम्मा, मैं दिल्ली से अपने गहने लेकर नहीं आई हूँ, कला ने अम्मा से कहा, जो अपने कमरे में अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थीं। अरे तुमने बिल्कुल ठीक किया, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में जेवर लेकर यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कमला ने अलमारी से कुछ रुपए निकालते हुए कहा। पर अम्मा, मैं शाम को पहनूंगी क्या? कला तुरंत मुद्दे पर आ गई, क्योंकि वो अपनी योजना के अनुसार एकदम सही राह पर थी। कला के मुंह से बात निकली ही थी कि अम्मा ने तुरंत जेवरों का डिब्बा अलमारी से निकालकर कला के आगे रख दिया। अपनी पसंद के निकाल लो बिटिया, कमला ने बेटी पर पूरा प्यार उड़ेल दिया। थोड़ा सकचाते हुए कला ने जेवरों के डब्बे से अपने जाने पहचाने झुमके, एक पतला हार और 4 चूड़ियाँ निकाल कर पहन ली। शाम होते ही मकान के दरवाजे पर बारात सजने लगी। बैंड वाले जोर शोर से फिल्मी धुनें बजाने लगे। लड़के अपने मुंह में नोट दबाकर अजीब अजीब मुद्राओं वाले डांस भी करने लगे। घर की महिलाएं भी खूब सज धज कर बारात के साथ चलने को तैयार खड़ी थीं। एक रस्म के अनुसार घुड़चढ़ी से पहले कला की बड़ी भाभी दूल्हे को काजल लगाकर उसकी नज़र उतारने लगी। इस तरह नज़र उतारने वाली भाभी पर जब कला की नज़र गई तो वो एकदम गुस्से से भर गई, क्योंकि इस बड़ी भाभी ने अम्मा का सबसे भारी वाला सेट पहन रखा था। इतना सुंदर और भारी सेट मेरे को पहनने को देना था ना, आखिर मैं बेटी हूँ। कला ने ऐसा सोचते हुए छोटी भाभी पर नज़र डाली तो मारे जलन का उसका हाल बेहाल होने लगा। इस पर तो अम्मा ने और भी दरियादिली दिखाई थी। छोटी भाभी तो अम्मा की सोने की कमरधनी और बाजूबंद भी पहने हुई थी। घर के दोस्तों और रिश्तेदारों की इस भीड़ में कला की नज़रों ने अम्मा को ढूंढा तो देखा कि वो बिना जेवरों की सादी सी साड़ी पहनकर वैराग्य की मूर्ति बनकर एक कोने में खड़ी थी। ये सब देखकर कला अपने पर काबू करने की कोशिश करते हुए मन ही मन आगामी योजना बनाने में लग गई। बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंची। दरवाजे पर लड़कों का जोरदार डांस हुआ। रुपए न्यौछावर किए गए। वर ने घोड़े से उतरकर अपनी कमर पर लटकी तलवार से द्वार पर सजे तोरण को काटा। सब ने ताली बजाई, पर कला ने मुंह बिचका लिया।
असल में तोरण काटने का अर्थ होता है कि जैसे दूल्हा किसी देश का राजा है और युद्ध जीतकर अपनी रानी लेकर जाएगा। कला इतने पतले दुबले नाटे कद के लड़के को राजा मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। खैर, इससे हमको क्या, हमको तो वही करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कला ने एक बार फिर अपने मन को भटकने से रोका। वर की द्वार पूजा के बाद सभी बारातियों के गले में फूलों की माला पहनाई गई, उन पर इत्र छिड़का गया। स्टेज पर जयमाला की रस्म होने लगी। वर पक्ष के लोगों ने जोश में आकर दूल्हे महाशय को गोद में उठाकर ऊंचा कर लिया ताकि दुल्हन को जयमाला दूल्हे के गले में डालने में मुश्किल हो। इधर दुल्हन पक्ष वाले भी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी दुल्हन को गोद में उठाकर ऊंचा कर लिया। हालांकि उनके लिए काम कठिन था क्योंकि दुल्हन अच्छे खाते पीते घर की भारी भरकम देह यष्टि की मालकिन थी। हल्के कदकाठी वाला दूल्हा अब तक काफ़ी ऊंचा कर दिया गया था। अब तो दुल्हन को गोदी उठाने वालों की हालत पतली होने लगी। दुल्हन को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग बहुत देर तक उसका भार नहीं सहन कर सकते, कहीं ये लोग उसे गिरा ही ना दें। इस डर से उसने दूल्हे मियाँ की गर्दन का निशाना साध कर जयमाला उछाल दी, जो सीधे वर के गले में जा पड़ी। आखिर उसने भी स्कूल में बास्केटबॉल खूब खेला था। ये दृश्य इतना मज़ेदार था कि सबके साथ अब तो कला ने भी ताली बजा दी। वर के भी जयमाला पहनाने के बाद मोटी दुल्हन को लोगों ने जल्दी से नीचे उतारा और राहत की सांस ली। रात्रि भोज के बाद मंडप में शादी की रस्म होने लगी। पंडित जी किसी की भी समझ से, खुद पंडित की स्वयं की भी, ना आने वाले मंत्रोच्चारण करने में लग गए। इधर महिलाएं गाली गाने लगीं। वर पक्ष के लोग अपने लिए गालियां सुनकर खुश होने लगे। यही समय होता है कि कोई अपने खिलाफ गाली सुनकर भी खुश होता है, वरना और कोई समय हो तो लठ बजे बिना रहते नहीं हैं। कन्या पक्ष के निम्न मध्यम वर्ग के परिवार ने अपनी ओर से जितना खर्च कर सकते थे उतना किया था, लेकिन जब मंडप में वधू को गहने चढ़ाए जा रहे थे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गहने बहुत भारी भारी और ज़्यादा थे। अरे, इसमें आधे से ज़्यादा जेवर तो नकली हैं, असली में चांदी हैं, इन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वर पक्ष की एक महिला ने दूसरे के कान में धीरे से फुसफुसाया, अरे जरा दिमाग लगाओ, जब लड़के को 2 लाख का तिलक चढ़ाया है तो इतने सारे जेवर कहाँ से देंगे? अब इन लोगों ने कोई टकसाल तो खोल नहीं रखी है। रिश्तेदार महिलाओं के इस वार्तालाप को सुनकर कला जोर से चौंक उठी। 2 लाख? यानी इस सिगरेट जैसे टांगों वाले, जोकर जैसी शक्ल वाले, किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी के क्लर्क की नौकरी करने वाले लड़के को इतने ज़्यादा रुपयों का तिलक? और मेरे मिस्टर बी लाल को, जो कि दिल्ली सरकार में लोअर डिविजनल क्लर्क की महत्वपूर्ण नौकरी करने वाले को, इसको दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक 2 कमरे का रहने को घर मिला है, उसे तिलक में सिर्फ 11,000 का तिलक चढ़ाया था। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ये सोचकर कला और ज़्यादा गुस्से में भर गई। अगले दिन तड़के ही बारात वापस लौटी। रात भर के जगे और थके लोग इधर उधर लुढ़क कर आराम करने लगे, पर लड़के की माँ ने नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा दी, क्योंकि उसे शक था कि जरा भी देरी करने पे कुछ मेहमान बगैर नेग लिए ही वापस रवाना हो जाएंगे। बहू की मुंह दिखाई के बाद कंगन छुड़ावन और बारात में अंगूठी डाल दूल्हा दुल्हन के बीच में खेल करवाया जाने लगा। अगर दुल्हन जीत जाती तो लड़कियां शोर मचाती, और कोशिश करके दूल्हा जीतता तो लड़के तालियां पीटकर शोर मचाते। इस पूरे शोरगुल में कला का सारा ध्यान अम्मा के ऊपर था कि कब वो अकेले मिलें और कब वो बात कर पाए, क्योंकि उसकी भी दिल्ली वाली गाड़ी शाम को 4 बजे रवाना होनी थी। उससे पहले ये बड़ा काम हो ही जाना चाहिए। बस कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया था। अचानक कला ने देखा कि अम्मा अपने कमरे की ओर जा रही है। बस यही मौका है, वरना अत्यधिक व्यस्त अम्मा अकेली मिलती ही कहाँ हैं। कला भी अम्मा के पीछे हो ली। अम्मा, क्या हो गया? यहाँ क्यों आई? अपनी दवा तो खा ली ना? कला ने अम्मा के प्रति प्यार दिखाया। हाँ, दवा वगैरह तो सब खा ली है। मैं ये गहने वापस रखने आई थी, क्योंकि कहीं और रखकर भूल गई तो परेशानी होगी। आखिर इतने सारे मेहमानों में कोई कैसा, सब पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता ना। बिट्टो, तुम भी झुमके, हार, चूड़ी उतार के दे दो। अभी एक साथ ही सब वापस जगह पे रख दें। अम्मा ने उससे अपने जेवर मांग लिए। कला को झटका लगा।
कि मैं तो अम्मा से उनके जेवर अपने लिए मांगने के ख्याल रख के यहाँ ये फालतू सी शादी में शामिल होने का बहाना लेकर आई थी, पर इनकी तो मंशा कुछ अलग ही दिख रही है। अब वो अपनी बात कैसे शुरू करे? इस मामले में पहले अम्मा को पेट लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने जेवर वापस मांग लिए उससे लगता नहीं है कि ये आसानी से उसे अपनी विरासत सौंपेंगी। अतः उसने उंगली पकड़ने हुए पहुंची लपकने के हिसाब से बात शुरू करी। अम्मा, पता, कोई कह रहा था कि कल रात मंडप में जो जेवर चढ़ाए हैं उनमें आधे से ज़्यादा नकली हैं, सोने का पानी चढ़े जेवर हैं। उसने राज की बात बताई। हो सकता है। अरे लड़की वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना सारा सोना दें। आजकल सुनार लोग सोने का पानी चढ़ाकर एकदम असली जैसा बना देते हैं। अम्मा ने अपने विचार प्रकट किए। हाँ अम्मा, मैं भी तो यही कह रही थी कि तुम बहुत भोली हो। भाभी लोगों को अपने जेवर पहनने को मत दिया करो। अरे चालाकी से 3-4 दिन अपने पास रख लेंगी और झट से सुनार से हूबहू वैसा ही पानी चढ़ा के जेवर बनवा देंगी, तुमको वापस कर देंगी। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब असली माल गायब हो गया। आजकल ये सब बहुत हो रहा है। कमला ने अपनी स्पष्ट राय दी। नहीं बिटिया, मेरी बहुएं ऐसी तो नहीं हैं। मुझ पे जान छिड़कती हैं। बेचारी लोग जब से इस घर में आई हैं तब से क्या सुख देखा है इन दोनों ने। रात दिन घर की 4 दीवारी में बंद बस काम ही करती रहती हैं। बाहर की दुनिया क्या होती है इनको पता ही नहीं है। बस मायके या ससुराल ही इनका ठिकाना है। बड़ी वाली का तो मायका भी यही शहर है। वो तो कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़ी। तुम लोग एक बार हमको और तुम्हारे बाबूजी को दिल्ली ले गए थे ना, और हम दोनों को पूरी दिल्ली शहर देखने को मिल गया था। कैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ी मोटर, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, सब याद है हमको। ये सब देखकर हम दोनों तो बहुत खुश हुए थे। तुम लोग भी सरकार से मिलने वाली मदद से जब न तब भारत दर्शन करने नई नई जगहों पे चले ही जाते हो, पर इन बेचारियों को ये सब कहाँ नसीब। तुम्हारे बाबूजी तो महीना 2 महीना में मेरे को पिक्चर हॉल में लेकर पिक्चर दिखाने ले ही जाते थे, पर तुम्हारे दोनों भाई लोग तो ऐसे ही हैं कि हम क्या तारीफ करें। खुद घूम घाम आएंगे, अकेले पिक्चर देख आएंगे, पर अपनी बीबियों को कहीं नहीं ले जाएंगे। घर पर बिजली जब न तब गायब रहती है, तो टीवी पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। इतना कहकर कमला अपनी आंखें पोंछने लगी। कला सोच में पड़ गई। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी कि अब बहुओं पर प्यार बरसने लगा। अम्मा हम लोग के दफ्तर से मिलने वाली LTC का बखान करना भी नहीं भूली। अरे अम्मा, जब तुम्हारे बेटे गिल्ली डंडा खेलने में लगे रहते थे ना, तो मेरे मिस्टर बी लाल पढ़ाई करते थे। इतनी आसानी से ये नौकरी नहीं मिली है। हाँ नहीं तो। कला गुस्से से भरने लगी। जिज्जी, हरदोई वाले भैया भाभी जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। बाहर से मामा जी ने अम्मा को पुकारा। अरे बिट्टो, ये सभी जेवर डिब्बे में जमा के रख दो और अलमारी में डिब्बा रखकर ताला लगा दो। मुझे भैया की विदाई में देर लग जाएगी। इतना कहकर कमला देवी तेजी से कमरे से निकल गईं। अम्मा के बाहर जाने के बाद कला कमरे में अकेले रह गई। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही। फिर उसने उठकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने अपना फटा पुराना हरा बैग निकाला और उस हरे बैग में जल्दी जल्दी अम्मा के जेवर भरने लगी। कला ये हरा बैग दिल्ली से लाई ही उस उद्देश्य से थी कि जाते समय अम्मा के जेवर इसी में छुपा कर ले जाने थे, क्योंकि वो हरा बैग अंदर से मजबूत था पर बाहर से फटा पुराना सा था। इससे किसी को संदेह भी नहीं होगा कि इसके अंदर माल भरा है। कला ने गत्ते के डिब्बों से जेवर निकाल लिए और हरे बैग में नीचे रखकर ऊपर से अपने रोज काम में आने वाले सामान जैसे पुराने तौलिया, चप्पलें आदि जमा दिए। फिर वापस गत्ते के खाली डिब्बों को अच्छे से टीन के बने छोटे संदूकची जैसे जेवर के बड़े बॉक्स में जमाकर ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद उसने जेवर के बॉक्स को अलमारी के अंदर रखकर अलमारी में ताला लगाकर चाबी को वहीं छुपा दिया जहां अम्मा रखा करती थीं। इतना करने के बाद कला जल्दी जल्दी अपने सामान की पैकिंग करने में व्यस्त हो गई। उसने अपने बाकी सारे सूटकेसों पर ताला लगाया, पर इस हरे बैग पर नहीं लगाया। वो इसलिए कि लोगों को लगे कि ये गैर ज़रूरी बैग है और चोर उचक्कों का भी ध्यान इस पर ना जाए। कला अब अपने उस खास उद्देश्य को पूरा कर चुकी थी जिसके लिए वो मिस्टर बी लाल को ज़बरदस्ती छुट्टी दिलवाकर और बच्चों को सासू माँ के हवाले करके आई थी। असल में कला दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना चाहती थी।
भूरेलाल की पगार के अनुसार बैंक से लोन तो मिलता, पर इतना अधिक नहीं कि एक अच्छी सी लोकेशन पर 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिल जाए। कला को मालूम था कि मायके में माँ के पास काफ़ी सारा सोना है। ये सोना लेने वो आई थी कि किसी तरह वो माँ को अपने प्यार का वास्ता देकर या लड़ झगड़ कर सारा सोना हथिया ले, ताकि दिल्ली में उसका खुद का घर हो सके। पर यहाँ अम्मा के रंग ढंग देख के लग रहा था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला था। और ये बात उसे कहीं से भी सहन नहीं हो रही थी कि अम्मा के बाद इतने कीमती जेवरों की मालकिन उसकी अनपढ़ और गंवार दोनों भाभी लोग होंगी। उफ, इससे तो अच्छा ये है कि अम्मा अपने जेवरों की एक पोटली बना दें और उस पोटली को किसी नदी में डाल दें। नहीं नहीं कलावती, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। इसी तरह कला ने अपने मन को समझाया और मजबूत कर लिया तथा आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर धीरे से उठकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। अरे बिट्टो, अभी से सामान बांध लिया? तुम्हारी ट्रेन तो शाम को जाती है ना? कमला ने कमरे के एक कोने में बिट्टो का सारा सामान बंधा रखा और देखकर आश्चर्य से कहा, हाँ अम्मा, गाड़ी तो शाम को 4 बजे छूटती है, पर इनके एक दोस्त यहीं रहते हैं, उनसे मिलकर हम लोग सीधे स्टेशन निकल जाएंगे। असल में कला किसी भी बहाने से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम लोग की विदाई का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर कमला देवी उल्टे पांव वहाँ से लौट गईं। लालपुरा में भूरेलाल का कोई मित्र नहीं रहता था। कला ने बड़ी चतुराई से अपने भोले भाले पति से वहाँ से जल्दी चलने का बहाना ये बनाया कि उसकी भाभी की बहन से बहुत खटपट हो गई है और कला यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती है, अतः यहाँ से जल्दी चलो। मिस्टर बी लाल की क्या ही मजाल कि वो कला की किसी भी बात पर किंतु किंतु बोलें और कुछ भी प्रश्न करें। फलस्वरूप दोनों दिन भर एक पार्क में बैठे रहे और थोड़ी शाम होते ही दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठी कला बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आकर बेंच के बाजू में रखे कला के सामान को सूंघने लगा। कला डर गई। हो ना हो ये पुलिस का खोजी कुत्ता है, क्योंकि देखने में आवारा सा तो नहीं लग रहा है। हम लोगों को घर से निकले करीब 5 घंटे तो हो चुके हैं। जेवर नदारत पाकर अम्मा लोग ने अब तक ज़रूर ही पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होगी, इसीलिए कुत्ता पता लगाने आया है। ये सिर्फ मेरा ही सामान क्यों सूंघ रहा है? अब ये ज़रूर पुलिस को भौंक के बता देगा कि माल इधर है, क्योंकि और लोगों का सामान तो ये देख भी नहीं रहा है। कला भयग्रस्त होने लगी, लेकिन तभी कुत्ता दूसरी ओर चला गया। चोर कितना ही निडर और चालाक हो, पर अपने पकड़े जाने का डर उसकी हालत हमेशा पतली किए ही रहता है। तभी एक पुलिस वाला उसकी ओर आता दिखा। अब तो कला को लगा कि निश्चित रूप से अब तो वो पकड़ी गई। उसका दिल बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। पुलिस वाला थोड़ी देर उसके पास रुका, फिर आगे चला गया। कला को लगा हो ना हो ये अब वापस लौट के आएगा तो ज़रूर महिला पुलिस को लेने गया है, क्योंकि ये मामला महिला चोर से संबंधित था। समोसा खाओगी? ठेले वाला गरम गरम तल रहा है। जलेबी भी ताजी है और स्वादिष्ट है। मैं एक प्लेट खाकर आया हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊँ? भूरेलाल ने बहुत प्यार से कला से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सुबह से कला ने कुछ खाया पिया नहीं है। इनको गरम गरम समोसे और जलेबी की पड़ी है, यहाँ मैं गिरफ्तार होने वाली हूँ। ये सोचकर कला को चक्कर ही आ गया। भूरेलाल घबराकर पानी की बोतल से पानी ग्लास से निकालने लगे। तभी ट्रेन आ गई। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो आज नहीं जाते हैं, डॉक्टर को दिखा के आराम कर लो, हम लोग वापस घर चलते हैं। भूरेलाल ने नेक सलाह दी। नहीं 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 नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, कहकर कला अपना हरा बैग सीने से दबाकर तुरंत ही कूदकर ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में अपनी सीट पर विराजमान होकर कला को कुछ राहत आई, पर अब एक नई समस्या। ट्रेन 1-2 सीटी देकर चुप हो गई और चलना शुरू कर ही नहीं रही थी। कला को लगने लगा कि पुलिस वाले उसे खोज रहे हैं, इसीलिए ट्रेन नहीं चल रही है। खैर, ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर स्पीड पकड़ ली। कला ने राहत महसूस की, पर अचानक उसकी कल्पना में कुछ दृश्य आने लगे, जैसे कि घर में सबको पता लग गया है कि गहने गायब हैं और कला ही लेकर गई है। फिर लगा कि अम्मा अपनी घूरती नज़रों से उसे देख रही हैं और कह रही हैं, बिट्टो, हमने तुमको कितना प्यार किया, तुम पर कितना भरोसा किया, और तुमने हमको इतना बड़ा धोखा दिया।
शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इसके बाद कला के मनस पटल में दूसरा दृश्य आया कि जैसे दोनों भाभी लोग कला से कह रही हों, जिज्जी तुमको अम्मा के जेवर चाहिए थे तो हमसे कह कर ले जाती, हम मना थोड़े ही करते। तुम तो हमारा मान हो ना जिज्जी, इस तरह की चोरी करके अपने खानदान का नाम बदनाम करने की क्या जरूरत थी। पर कला ने इन सब विचारों को अपने मन से ठेल कर अलग किया और अपने आप को ये कहकर दिलासा की कि नहीं कला, तूने बिल्कुल ठीक किया। अरे आखिर घर की जायदाद में लड़की का भी तो हिस्सा होता है ना। अब तू मकान, दुकान और खेत का हिस्सा तो नहीं मांग रही ना, तो ये जेवर ही तो ले जा रही है, कोई गलत थोड़ी कर रही है। ये तो तेरा हक है रे, और अपने हक को साम दाम दंड भेद कैसे भी लेना हो कोई बुरी बात नहीं है। पूरी रात ट्रेन में बितानी थी। ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। रात का खाना खाने के कुछ देर बाद ही कला को नींद आने लगी। भूरेलाल किसी अन्य यात्री से मांग कर कोई मैगजीन पढ़ने में तल्लीन थे। कला ने उनके कान में धीरे से कहा, मैं सो रही हूँ, आप जरा इस हरे बैग का ख्याल रखना। मिस्टर बी लाल को सरपट दौड़ती ट्रेन की शोर में कला की बात स्पष्ट नहीं हुई, तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मुझे इस हरे बैग का ख्याल रखना है? वो क्यों? इसमें कुछ सामान रखा है क्या कीमती? तो इसमें ताला क्यों नहीं लगाया? लाओ मैं इसे सीट के नीचे डाल देता हूँ। कला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये निखट्टू लाल ही मेरी किस्मत में लिखे थे। इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि जो ना भी जानता हो वो भी जान जाए कि हमारे इस हरे बैग में कुछ है। अब मुझे समझ में आया कि पिछले साल इनके साथ के अन्य लोगों का प्रमोशन हो गया और ये पीछे छूट गए थे। दफ्तर में भी ये कुछ ऐसा ही काम करते होंगे। और भूरेलाल के खिलाफ सोचते हुए कला के मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि उनको ये कहाँ पता था कि इस हरे बैग में वो क्या क्या रख के ले जा रही है। थोड़ी ही देर में भूरेलाल तो कुछ अन्य यात्रियों के साथ खर्राटे लेने की प्रतियोगिता में जोर शोर से शामिल हो गए, पर कला रात भर हरे बैग की रक्षा करते हुए जागती रही। खैर, जैसे तैसे रात भर के इंतजार के बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन जा लगी। रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आकर इन दोनों पति पत्नी ने एक ऑटो रिक्शा किया और अपना सामान सीट के पीछे की जगह पर जमाकर सीट पे विराजमान हो गए। ऑटो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सुबह का ट्रैफिक कम था तो ऑटो रिक्शा आराम से चला जा रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात भर जागे रहने के कारण कला को झपकी आ ही गई। आधे घंटे बाद ही ऑटो रिक्शा इनके घर के आगे रुका। उतरकर कला ने एक नींद भरी अंगड़ाई ली और अम्मा का दिया मिठाई नमकीन का झोला लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद भूरेलाल जी भी बाकी सारा सामान एक साथ उठाकर घर के अंदर दाखिल हुए और अपनी माँ के पैर छूकर आज का अखबार लेकर सीधे टॉयलेट में प्रवेश कर गए। हाथ मुंह धोकर कला चाय बना लाई। बच्चों को मिठाई देने के बाद स्वयं मठरी के साथ गरम गरम चाय का आनंद लेने लगी। अपने हाथ की बनी हुई चाय का आनंद ही कुछ और था। तभी उसका ध्यान सामान की ओर गया। बाकी सारा सामान तो यथावत था, पर हरा बैग कहीं नहीं दिख रहा था। कला एकदम से घबरा गई। चाय का मग टेबल पर रखकर उसने पहले तो स्वयं सामान चेक किया, फिर लगी टॉयलेट का दरवाजा पीटने। सुनो जी, वो हरा बैग नहीं दिख रहा है। कला लगभग चीख कर बोली। अरे रुको यार, अभी आता हूँ। अंदर से भूरेलाल की गुर्राकर डांटती हुई आवाज आई। मिस्टर बी लाल को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई भी उनके इस नितांत निजी समय में डिस्टर्ब करे। कला को लग रहा था कि कब उसके ये निखट्टू लाल बाहर आएं और हरे बैग के बारे में बताएं कि उन्होंने मजाक करने के लिए कहीं हरा बैग छुपा तो नहीं दिया है। हालांकि कला अंदर बाहर सब जगह कई कई बार जाके देख चुकी थी। उसका एक एक पल घबराहट में बीत रहा था। टॉयलेट के अंदर से पहले फ्लश चलने के बाद हाथ धोने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला। तौलिए से मुंह पोंछते हुए मिस्टर बी लाल ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे वही फटा सा हरा वाला बैग जिसको तुम मेरे को ट्रेन में निगरानी रखने को कह रही थी। हाँ हाँ वही बैग, वो कहाँ रखा आपने? कला ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। वो नहीं है क्या? मैंने तो ऑटो से ये एक बड़ा सूटकेस और ये 2 छोटे बैग ही उतारे हैं। मैंने सोचा कि वो तुमने अपना हरा बैग पहले से ही उतार लिया होगा। भूरेलाल का इतना कहना था कि कला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं वाला मामला।
वो आक्रोश से भर गई। मैं हरे बैग के कारण रात भर जागी, सुबह जरा सी नींद आ गई और ये बंदा रात भर अच्छे से सोया और इससे इतना भी नहीं हुआ कि ऑटो रिक्शे में अच्छे से झांक ले कि कुछ सामान तो नहीं छूट गया। एक मैं ही हूं जो ऐसे आदमी के साथ निभा रही हूं, और वो ऑटो रिक्शा वाला। लोगों का रातों रात लखपति बनने का मुहावरा तो सुना है, पर ये रिक्शा वाला तो दिन दहाड़े लखपति बन गया। अब मैं क्या करूं? चोरी के लाखों के जेवर फिर से चोरी हो गए। और ये सोचकर कला अपना माथा ठोकने लगी कि अब तो बहुत देर हो गई है और वो ऑटो रिक्शा वाला बहुत दूर निकल गया होगा। आपने उस ऑटो रिक्शे वाले का नंबर नोट किया था? परेशान कला अपने पति से पूछ बैठी। अरे उसकी क्या जरूरत थी? अब मिस्टर बी लाल के हैरान होने की बारी थी। क्या उस ऑटो रिक्शा वाले की शक्ल याद है आपको? अगर रेलवे स्टेशन पे जाकर हम उसे खोजें तो आप क्या उसे पहचान लोगे? कला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बैग को वापस चाहती थी। तुम भी कैसी बात करती हो? अरे हम लोग उस फटे पुराने बैग जिसमें तुमने सिर्फ तौलिया, पुरानी चप्पलें और मेकअप का सामान ही तो रखा था, उसके लिए हम लोग इतनी भागदौड़ क्यों करेंगे बताओ? वो हरा बैग और थोड़ा बहुत सामान गया तो जाने दो, फिर से खरीद लेना, भूरे लाल ने समझाते हुए कहा। अब इस भोले बसंत को कला कैसे समझाए कि उस हरे बैग के पीछे वो अपने मायके के सारे संबंध तोड़ के आ गई है, सबका विश्वास खो गई है, अपना ईमान धर्म सब बेच आई है। खुद ही खुद की नज़रों से गिर चुकी कला भारी कदमों से अंदर के कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप करके गिरने लगे। तभी अचानक ही दरवाजे पर बेल बजी, जिसे सुनकर कला का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा कि हाय, अब इस वक्त ये बेल कौन बजा रहा है? ज़रूर ही पुलिस आई होगी। अम्मा ने जेवर गायब देखकर ज़रूर कोहराम मचा दिया होगा और बड़े भैया ने लालपुरा पुलिस थाने में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी होगी कि उन लोगों को कला पे शक है। लालपुरा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया होगा। दिल्ली पुलिस तो वैसे ही बहुत तेज होती है और सीधे वो लोग उसके घर पे आ गए होंगे। पुलिस के घर पे इस तरह से आने से अब जेवर वाली बात सासू माँ, भूरे लाल सबको तो पता चल जाएगी। बच्चे पता नहीं क्या सोचेंगे और ये माँ बेटा लोग क्या सोचे, हाय अब मेरा क्या होगा? ये सोचकर कला को फिर से चक्कर आने लगे। भूरे लाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऑटो रिक्शा वाला खड़ा था। साहब, ये हरा बैग आप हमारे ऑटो में भूल गए थे, कहकर उसने हरा बैग भूरे लाल को पकड़ा दिया। मैंने नहीं देखा था कि बैग पीछे रखा है, दूसरी सवारी ने बताया कि कोई अपना सामान भूल गया है। मैं समझ गया कि आज की पहली सवारी तो आप ही लोग थे, आप ही का होगा, इसलिए देने में चला आया, उसने कहा। तब तक कला दौड़ कर आ गई। उसने झट से हरा बैग लिया, बेडरूम में जाकर जल्दी से बैग में छुपाए हुए जेवर देखे जो पूरे के पूरे मौजूद थे। उत्साह से भरकर कला तुरंत वापस आ गई। भैया चाय पी के जाओ। कला ने ऑटो वाले को चाय का निमंत्रण दिया। नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए, मेरे को जल्दी स्टेशन जाना होगा, वो कानपुर वाली गाड़ी आने से पहले स्टेशन पहुंचना है। ये बैग लौटाने के चक्कर में मुझे 5 किलोमीटर उल्टा आना पड़ा है, कहकर वो तेजी से वापस निकल गया। इसके बाद ही भूरेलाल जी दफ्तर और बच्चे स्कूल की ओर चल दिए। कला ने वापस बेडरूम में आकर अपना हरा बैग पूरी तरह से बिस्तर पर पलट दिया। अब उसके सामने एक एक सामान बिखरा पड़ा था। रुमाल, दुपट्टे, चप्पलें, मैगजीन, मेकअप का सामान, सौंफ, इलायची, लौंग का डिब्बा, ज़रूरी दवाओं का डिब्बा, तौलिया, पाचक चूरन की डिबिया, चाबियों का गुच्छा, और इन सब के बीच उसके चुराए हुए सारे जेवर मुस्कुराते हुए उसे मुंह चढ़ा रहे थे। सारे के सारे गहने सुरक्षित थे, एक भी गायब नहीं था। कला गहनों को देखते हुई गुमसुम सी बस सोचे जा रही थी और सिर्फ सोचे जा रही थी। अम्मा जी, मुझे आज ही लालपुरा वापस जाना होगा। एक बहुत ज़रूरी काम मैं भूल कर आ गई हूँ, उसे पूरा करना है, वरना मेरे मायके वालों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। कला ने एक बड़ा निर्णय ले ही लिया। पर बहू, आज सुबह की गाड़ी से ही तो आई हो, सासू माँ ने आश्चर्य दिखाया। अम्मा जी, वो असल में मेरे मायके में जायदाद के कागज़ पे मुझे कुछ हस्ताक्षर करने थे जो बहुत ज़रूरी थे। शादी के तामझाम में मैं वो भूल के आ गई। मुझे जाना होगा, वरना दोनों भाई लोग और अम्मा बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। बहाने बनाने में निपुण कला ने जल्दी से एक नया बहाना बनाया।
आप 2 दिन और मेरी गृहस्थी देख लो, मैं बस परसों वापस आ जाऊंगी। कला ने सास से ये विनती की, जिसे सासू माँ ने तुरंत मान लिया। दिल्ली से लालपुरा जाने वाली गाड़ी शाम को 4 बजे ही छूटती थी। बच्चों और भूरे लाल के वापस आने से पहले ही कला ट्रेन में बिना रिजर्वेशन वाले जनरल डब्बे में किसी तरह बैठकर वापस लालपुरा की ओर चल दी। रास्ते भर वो हरे बैग को सीने से चिपकाए बैठी रही। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। कला के अंतर्मन में पिछले कुछ दिनों की सभी बातें और घटनाएं एक के बाद एक किसी चलचित्र की तरह चलने लगी। वो कुछ इस प्रकार कि बहुत समय से कला के मन में अपनी माँ के बहुमूल्य गहने हथियाने का लालच था। अचानक उसको उसके ममेरे मामा के बेटे की शादी का निमंत्रण मिला। संयोगवश शादी भी उसी के मायके वाले मकान से ही संपन्न होनी थी। वैसे तो कला के बच्चों की परीक्षा सिर पे थी और कला इस दूर के रिश्ते वाले शादी में जाना टाल सकती थी, पर कला ये सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। कला अपनी अम्मा से जेवर मांगकर लेना चाहती थी। इसके लिए वो लड़ना झगड़ना भी कर सकती थी, पर अम्मा के बदले हुए तेवर देखकर उसे लग गया था कि आसानी से ये जेवर उसे नहीं मिलने वाले। उसका चोरी करने का कतई इरादा नहीं था, पर पता नहीं कैसे उससे यह अपराध हो गया। फिर जीवन में किसी देवदूत की तरह वो अनजाना सा व्यक्ति एक ऑटो रिक्शे वाले का रूप में चला आया। उसे कला देवदूत ही मान रही थी, क्योंकि उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि बैग में कोई ताला वाला नहीं था। वो ऑटो वाला बैग वापस करने से पहले अंदर झांक कर देख लेता तो उसे समझ में तुरंत आ जाता कि अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। चलो एक बार ये मान लें कि बैग में ऊपर ही पुराना तौलिया और घिसी चप्पलें देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि अंदर भी ऐसा ही कुछ गैर ज़रूरी सामान भरा होगा। पर फिर भी इस गैर ज़रूरी सामान को भी तो वापस करने में वो 4-5 किलोमीटर तक उल्टा वापस आया। उसने अक्सर ही रिक्शा वालों को 5-10 रुपए के लिए सवारियों से झगड़ते देखा था। यानी इतना महंगा पेट्रोल डीजल होने के बावजूद भी सिर्फ उसका हरा बैग वापस करने के लिए वो इतनी ज़्यादा उसने फालतू गाड़ी चलाई। 5 किलोमीटर आना और जाना, यानी पूरे 10 किलोमीटर। इतना अधिक फालतू गाड़ी चलाना, ईंधन खर्च करना, समय खर्च करना, उस स्तर के व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। शक्ल से भी वो काफ़ी गरीब सा लग रहा था। उसके भी जीवन में चाहतें और ज़रूरतें होगी जिन्हें वो दिन भर खटने के बाद भी पूरी कर पाता होगा कि नहीं, ये सोच पाना ज़रा मुश्किल है। पर फिर भी उसने वही किया जो उसके लिए सही था। ऑटो रिक्शा वाले के इस तरह से हरा बैग को लौटा देने वाले इस काम ने एक झटके से कला को बदल कर रख दिया। कला का अंतर्मन बार बार उसे धिक्कारने लगा और वो इस अनजाने व्यक्ति के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। क्योंकि स्वयं कला के जीवन में कोई अभाव नहीं था, फिर भी अपनी खुद की माँ के जेवरों के लिए उसने अपनी नीयत खोटी की। अतः उसने तुरंत ही जेवर वापस करने का निर्णय ले डाला। कला की नज़र में वो अनजाना आदमी किसी भी धर्म या जाति से ऊपर एक देवतुल्य इंसान था, क्योंकि अगर वो उसके जीवन में ना आता तो कला अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती और उसे हमेशा एक अपराध बोध के साथ ये जीवन जीना पड़ता। कमला देवी अपने कमरे में कुछ ढीली सी पड़ी थी। 2 दिन से उनके सर में दर्द था। घर के बाकी लोग समझ रहे थे कि शादी की भागदौड़ में थक गई होंगी, पर उनके इस तरह निढाल पड़े रहने का कारण कुछ और ही था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद बस ऐसे ही आदत अनुसार कमला देवी अपने जेवरों के डिब्बे को खोलकर बैठ गईं। पर जब उन्होंने अपने बहुत सारे गहनों को डब्बे से नदारद पाया तो उनके होश ही उड़ गए। शोरगुल मचाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जान गई थीं कि ये किसका काम था। उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी, पर चुप भी कब तक रह सकेंगी वो। एक न एक दिन उनके बेटे बहू जान ही जाएंगे कि घर के गहने गायब हैं, और ये बात अम्मा ने उन लोगों से छुपाई है। हो ना हो अम्मा ने उन लोगों को बिना बताए अपनी बेटी को चुपके से दे दिए हों, ऐसे ही वो लोग ज़रूर से सोचेंगे। अब कमला देवी अपने बेटे बहू को कैसे बता सकती थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। असल में बिट्टो ही, यानी घर की बेटी, चोर निकली। ये बात कमला देवी के दिल में किसी शूल की तरह चुभ रही थी। बार बार यही कुछ सोचकर आंखें भर आ रही थीं। अचानक ही बाहर की आवाज़ों को सुनकर कमला देवी चौंक पड़ी।
अरे जिज्जी आप! आंगन के हैंडपंप से पानी निकालते हुए छोटी बहू के हाथ रुक गए। हाँ, वो इनके ऑफिस का पहचान पत्र इनसे यहीं छूट गया था, वही लेने आई हूँ। असल में वो एक सरकारी कार्ड है ना, उसका हमेशा सारा समय साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। खो जाए तो पुलिस में रिपोर्ट करानी होती है। मैंने कहा कि आप बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराओ, मैं ही वापस लेकर आती हूँ। कला ने तुरंत जल्दी जल्दी एक कहानी घड़ी। ये वार्तालाप सुन कमला देवी सोचने लगी, ये तो बिट्टो की आवाज़ है। अब वो दोबारा यहाँ क्या लेने आई है? अब यहाँ बाकी बचा ही क्या है? ये सोचकर कमला ने मन ही मन एक आह भरी। अभी कमला देवी अपने इन्हीं विचारों में गमगीन हो रही थीं कि कला उनके ठीक सामने प्रकट हो गई। अरे बिट्टो, तुम! अम्मा ने बिस्तर से उठने की थोड़ी सी कोशिश की। अम्मा, यहाँ का कुछ सामान गलती से मेरे साथ चला गया था। वहाँ जाकर जब तुम्हारे दामाद जी ने यह सामान देखा तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि मैं नहीं जानता, अभी के अभी ये सब वापस करके आओ, मैं अन्न जल कुछ न ग्रहण करूँगा। तो मुझे ज़बरदस्ती ही शाम की गाड़ी में चढ़ा दिया। अपने हरे बैग से जेवर निकालते हुए कला ने फिर से एक कहानी घड़ी। अपने हमेशा के साथी और प्यारे जेवरों को वापस मिलता देखकर पहले तो कमला देवी भौचक्की सी रह गईं, फिर रो पड़ी। रोने में कला ने भी उनका साथ दिया। हालांकि माँ बेटी दोनों के आंसू अपने अलग अलग कारण और भाव से निकल रहे थे। अरे बड़ी ही महान आत्मा है हमारे कुंवर साहब। अरे बड़े ही भाग्य से किसी परिवार को ऐसे सज्जन और नेक दामाद मिलता है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और दफ्तर में खूब जल्दी प्रमोशन पाएं और जल्दी से वो दफ्तर के बड़े साहब बन जाएं। कमला तो भूरे लाल को बस दुआ पर दुआ देते जा रही थी। अपने मिस्टर बी लाल को हीरो का दर्जा दिला चुकी कला उनके प्रमोशन की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दी कि मिस्टर बी लाल अपने खुद के प्रयास से तो अपना प्रमोशन करा नहीं पाए, शायद अम्मा की दुआ ही कुछ काम कर पाए। अम्मा, गाड़ी लेट होने के कारण मुझे यहाँ पहुँचने में देरी हो गई थी, अतः मेरे को बस थोड़ी ही देर के बाद ही वापसी की गाड़ी पकड़ने के लिए निकलना होगा। 3 दिन में ही बच्चों की परीक्षा जो शुरू है, कला ने उठते हुए कहा। अरे बिट्टो, ऐसी भी क्या जल्दी, बस एक ही दिन तो रुक जाती। तुम्हारी पसंद की कढ़ी चावल और आलू की भुजिया सब्जी हम अपने हाथ से बनाते। कमला ने बेटी के प्रति प्यार उड़ेला। नहीं अम्मा, आज जाने दो, मैं गर्मी में फिर से आऊँगी और दोनों भाभी को और तुमको अपने साथ दिल्ली लेके जाऊँगी, दिल्ली की सैर कराने। अम्मा, तुमने 15 साल पहले की दिल्ली देखी थी, अब चल के फिर से देखो, बहुत बदल गया है सब कुछ। ये कहकर कला कमरे से बाहर चल दी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बदली, दिल्ली में रहने वालों के दिल भी बदल गए हैं। कमला ये सोचकर मुस्कुरा दी और आंखों के कोने से 2 आंसू टपक पड़े। उसी दिन शाम को ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डब्बे में कला को किसी तरह बैठने की थोड़ी सी जगह मिली। कला को इतनी जरा सी जगह पर ही रात भर बैठकर जाना था, पर इससे कला को कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मन में अब कोई बोझ या तनाव नहीं था। तभी उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अपने डंडे लिए ट्रेन के डिब्बे में इधर से उधर सबके चेहरों को ध्यान से देखते हुए जा रहे थे। एक यात्री ने बताया कि कोई बदमाश चोरी करके यात्रियों में छुपा बैठा है, उसी की तलाश जारी है। इस बात को जानकर कला पहले की तरह जरा भी विचलित नहीं हुई, और तो और उसको इस बात का अंदाज़ा भी हो गया कि उस चोर को कैसा डर लग रहा होगा। परसों की अपनी हालत और आज के इस चोर की हालत से तुलना करके कला मुस्कुरा दी। बहन जी, अगर आप इस हरे बैग को सीट के नीचे रख दें और थोड़ा खिसक जाएं तो मुझे भी बैठने को मिल जाएगी। एक महिला यात्री ने कला से याचना की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर कला ने अपना हरा बैग तुरंत ही सीट के नीचे रख दिया और खिसक कर उस महिला के लिए जगह बना दी। अब कला को उस हरे बैग के सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उस देवतुल्य अनजाने ऑटो रिक्शा वाले ने उसकी ज़िंदगी में बस थोड़ी देर ही आकर उसे ये सिखा दिया था कि अपराध बोझ से मुक्त होना और बगैर किसी बोझ के हल्के होकर जीवन जीना कितना आनंद से भरपूर होता है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।